वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल चैनल। मैं हूं पारस ठाकुर और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्कशन द जे एडवांस डिकोडिंग पीवाईक्यू। देखिए ये क्वेश्चन जे एडवांस ने 2016 में पूछा था और इस क्वेश्चन के पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम ज़्यादा उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या जानना चाहिए और वो कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। ग्राफ्स कैसे हम ड्रॉ करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी ग्राफ को देख के कि क्या ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ है, और अगर है तो क्या ये एस के लिए है, पी के लिए, कौन से सबशेल के लिए है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द वन एस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ स्फेरिकल शेल ऑफ इन्फिनिटेसिमल थिकनेस डी आर। मतलब आप हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के राउंड पतली पतली थिकनेस के, मतलब वेरी स्मॉल थिकनेस की शेल्स ऐसे मान लीजिए एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, सिलिंडर शेल्स, राइट, वेरी स्मॉल थिकनेस डी आर उनकी होगी। उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट, और इसके लिए ग्राफ क्या आएगा। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ दिस शेल इज 4 पाई r² डी आर। इन्होंने थोड़ा सा गलती कहा यहाँ पे, 4 पाई² नहीं आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक होगा। तो क्वालिटेटिव स्केच ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ पी ऑन आर इज। अब चलो इस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। देखिए साई आपने पढ़ा हुआ है, वेव फंक्शन होता है। साई जो वेव फंक्शन है इसके दो पार्ट है, एक रेडियल पार्ट और एक एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट डेफिनेटली जो रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है, और एंगुलर पार्ट जो एंगल्स पे डिपेंड करता है। तो रेडियल पार्ट को आप कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और ब्रैकेट में इसके आर लिखने का पर्पस क्या है कि ये जो रेडियल पार्ट है वो रेडियस मतलब डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एंड इट डिनोट्स द साइज ऑफ ऑर्बिटल। ओके, जैसे रेडियल पार्ट आपका बड़ा होगा तो इसका मतलब हुआ कि साइज ऑफ ऑर्बिटल आपका बड़ा हो रहा है या चेंज हो रहा है, या साइज चेंज होगा तो रेडियल पार्ट में चेंजेस आएंगे। और जो एंगुलर पार्ट है वो थीटा एंड फाई, ये दो आपके पैरामीटर्स हैं जिनसे डिफाइन होता है, और ये शेप को डिफाइन करते हैं। जैसे आप कहते हो कि सर एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, पी ऑर्बिटल डम्बल है, डी डबल डम्बल है, एफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वो शेप कहाँ से आई, वो आई एंगुलर पार्ट से। ओके, तो एंगुलर पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो साई को ओवरऑल अगर हम डिफाइन करें तो ये रेडियल पार्ट प्लस एंगुलर पार्ट का पूरा नेट रिजल्ट आपको ये वेव फंक्शन मिलेगा। अब ये जो रेडियल पार्ट है बच्चों, ये किन पैरामीटर्स पे या कौन से क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करता है, एन और एल, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करता है। और जो एंगुलर है वो एम एल, मतलब मैग्नेटिक और एजीमुथल पे डिपेंड करता है। तो टोटल अगर हम देखें वेव फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर्स चाहिए, एन, एल और एम, राइट। प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर साई को डिफाइन करने के लिए, वेव फंक्शन को डिफाइन करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर काफी लेट डिस्कवर हुआ था, इसलिए वो पिक्चर में बिल्कुल बाद में आया। तो हम साई को डिफाइन करने के लिए सिर्फ 3 क्वांटम नंबर यूज करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, जैसे मान लीजिए कभी लिखा गया साई 410, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसका एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है, मतलब 4p की बात हो रही है, और ml इसका 0 है, मतलब 4p के किसी ऑर्बिटल की ये बात हो रही है। ठीक है, अब जब आप वेव फंक्शन के इक्वेशन देखेंगे, कभी कभी अगर आपने बुक्स में थोड़ी एडवांस बुक्स पढ़ी होंगी तो वहां पर कुछ इस तरह की आपको वेव फंक्शन के एक्सप्रेशन दिखाई देंगे। अब इनको देख के थोड़ा सा डर लगता है, ऐसा लगता है कि अरे यार ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, सर ये पढ़ना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, क्या इसको याद करना पड़ेगा? नहीं, पर हाँ इसको देख के आप कुछ चीजें समझ जरूर सकते हैं। जैसे देखिए n1 है, l0 है, m0 है, तो ये बेचा क्या है, दिस इज योर 1s ऑर्बिटल। ठीक है, 1s के ऑर्बिटल की जो इक्वेशन है साई की, वो देखिए जरा, क्या उसमें कहीं भी थीटा फाई कुछ एंगल है? नहीं है ना, इस इक्वेशन में कहीं भी थीटा फाई नहीं मेंशन किया हुआ, कोई एंगुलर डिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। तो स्फेरिकल का मतलब है उसको कोई एंगुलर डिपेंडेंस नहीं है, किसी भी एंगल में जाओगे वो वैसा ही मिलेगा। इसलिए s ऑर्बिटल के इक्वेशन में कभी भी आपको थीटा फाई नहीं मिलेंगे। इससे भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि अच्छा ये जो हमें इक्वेशन दी है, क्या ये s के लिए है या नहीं है। अब देखिए 200, ये मतलब ये 2s के लिए है, यहाँ पर देखो कोई थीटा फाई कुछ नहीं है ना। इक्वेशन थोड़ी सी बदल गई, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर ये चीज़ें ऐड हो गई, पर एंगल की डिपेंडेंस नहीं है। फिर देखिए 210 का मतलब ये 2p के लिए है, तो 2p के लिए डेफिनेटली अब यहाँ पे देखिए थीटा आ गया। ठीक है, ये वाला भी 2p का है। ठीक है, यहाँ पर थीटा और फाई दोनों आ गए, तो धीरे धीरे एंगल्स मेंशन हो गए। अब ये कैसे मेंशन हो गए, वो कार्टेशियन है ना, वो सारा जो है सिस्टम, अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता, उतनी हम
डिटेल में नहीं जा रहे अभी, पर आपको बस आइडिया होना चाहिए कि इस इक्वेशन का क्या मतलब है ना। ये थीटा जब आ रहा है और फाई जो आ रहा है, दैट मीन्स वो एंगुलर कॉम्पोनेंट वहाँ पे है, तो वो एस ऑर्बिटल नहीं है। अब देखते हैं, बात करते हैं रेडियल वेव फंक्शन और रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की। देखो, मैंने आपको कहा कि वेव फंक्शन के दो पार्ट है, रेडियल और एंगुलर। तो बट जब रेडियल पार्ट को आप प्लॉट करते हैं डिस्टेंस के साथ, ठीक है, रेडियल पार्ट को, ओके, तो रेडियल पार्ट बेसिकली क्या है, कैपिटल आर लिखे या फिर साई आर लिखें, बात बराबर है। तो काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज ये होते हैं कि सर कुछ बुक्स में ग्राफ ऐसा होता है, साई आर वर्सेस डिस्टेंस, और सर कुछ बुक्स में होता है ये कैपिटल आर वर्सेस डिस्टेंस। तो सर क्या मतलब है? मतलब एग्जैक्टली सेम है। कैपिटल आर का मतलब वेव फंक्शन का रेडियल पार्ट, और साई आर का मतलब भी वही है, उसका रेडियल पार्ट। दोनों सेम ही चीजें हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो रेडियल वेव फंक्शन के ग्राफ पहले देख लेते हैं। देखिए, ये कैपिटल आर लिखा है यहाँ पे और एन एल लिखा है। एन एल का मतलब क्या है? ये बता रहा है कि ये प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है, एंड ये डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। तो इसको जब आप 1s के लिए लिखते हो तो 1s का ग्राफ हमेशा ऊपर से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि 1s का कभी भी देखोगे आप, उसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट जो डेंसिटी डायग्राम होता है, उसमें न्यूक्लियस के आसपास डॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जैसे तब दूर जाओ डॉट्स की डेंसिटी थोड़ी कम होती जाती है। इसका मतलब कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस बहुत हाई थे। जैसे आप न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर जाएंगे, सडनली इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस घटेंगे। तो एस का ग्राफ, रेडियल वेव फंक्शन, हमेशा बच्चे ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ आता है, ठीक है। मतलब जीरो डिस्टेंस पे आपका मैक्सिमम वेव फंक्शन की वैल्यू होगी, और धीरे धीरे वो धीरे धीरे क्या मतलब बहुत रैपिडली वो ड्रॉप करती है, और ये ऐसे। अब ये जीरो को टच नहीं कर रहा है, ये ऑलमोस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस चला जाएगा, क्योंकि जीरो को टच करने का मतलब क्या है, वो नोड वहां पे हिट कर गया, ठीक है। अब ये 2s देखिए, 2s का ग्राफ भी ऊपर से शुरू हुआ, पर ये जीरो को क्रॉस करके नेगेटिव में जा रहा है, और फिर उसके बाद ऐसे करके ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस चला जाएगा। जब रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ जीरो को कट करता है, दैट मीन्स वहां पे नोड आएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये वेव फंक्शन के ग्राफ हैं, प्रोबेबिलिटी के ग्राफ नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, पर वेव फंक्शन आपका पॉजिटिव नेगेटिव आराम से दोनों हो सकता है, तो ये ग्राफ आपका नेगेटिव में भी जा रहा है। अब देखिए, 2p का ग्राफ आपका जीरो से शुरू होता है। डिफरेंस देखिए, s के ग्राफ हमेशा ऊपर से शुरू होंगे नीचे आएंगे, p का ग्राफ जीरो से शुरू होगा। क्यों? जब भी आप p ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हो ना, वो ऐसा होता है, तो मतलब न्यूक्लियस के पास जीरो पॉइंट पे कुछ है नहीं है। उसके बाद धीरे 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 आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, तो मतलब एट r इज इक्वल टू जीरो, है ना, जो प्रोबेबिलिटी होगी, एवन जो वेव फंक्शन होगा आपका, वो जीरो से शुरू होगा, धीरे 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 वो मैक्सिमम पे जाएगा, और फिर वो ड्रॉप करेगा। तो कहीं यहाँ पे आपका डेंसिटी मैक्सिमम होगी डॉट्स की। तो इसको आप जो डंबल बनाते हो, वो डंबल क्यों होता है? क्योंकि जो डॉट्स की डेंसिटी है वो कुछ इस तरीके से आती है। तो इसको अगर आप एक शेप देना चाहें तो ये डंबल जैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। और ये डॉट्स की डेंसिटी मिडल जैसे में काफ़ी ज़्यादा होगी, शुरुआत में कम होगी और एंड में जाके भी कम होती जाएगी। तो इसको हम डंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा जीरो से शुरू होगा, पीक पे जाएगा, फिर नीचे आएगा। अब देखो, ये 2p का ग्राफ है, क्या ये जीरो से नीचे आ रहा है, नेगेटिव में जा रहा है? नहीं, मतलब यहाँ पर रेडियल नोड नहीं है। और दूसरी बात, क्योंकि ये रेडियल वेव फंक्शन के ग्राफ है बच्चों, तो ये जो भी रिप्रेजेंट करेगा वो रेडियल नोड को रिप्रेजेंट करेगा। तो 2s में एक रेडियल नोड होता है, ये तो आपको पता है। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? रेडियल नोड्स आपके पास आते हैं n-l-1, और एंगुलर नोड्स हमारे पास आते हैं l, ठीक है। ये चीज क्लियर है ये? तो बच्चे, अगर आप 2s की बात करें तो 2s में क्या हो जाएगा, 2 - 0 - 1 दैट इज 1, एक रेडियल नोड 2s में आएगा, तो वो ये है, ठीक है। 2p में 2 - 1 - 1 0, कोई रेडियल नोड नहीं है, इसलिए ऐसा है। फिर देखिए 3s में दो रेडियल नोड आते हैं, तो ये पहले नेगेटिव को टच करता है, फिर वापस से फिर ऊपर जाता है, तो दो बार ये नेगेटिव को मतलब जीरो को क्रॉस कर रहा है ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर दो आपके रेडियल नोड्स आए, उसके बाद फिर ये इस तरह से पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये था रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ। अगर रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलूं तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में क्या करेंगे आप, आर का स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर ले लेंगे तो जो ये पार्ट नेगेटिव वाला था, इसकी मिरर इमेज ले लीजिए ऐसे, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनीथिंग कैन नॉट बी नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है ये? तो देखिए, यहाँ पे आपका रेडियल नोड आया, ये आपका 2p का ग्राफ हमेशा नीचे से शुरू हो रहा है, ये आपका 3s का है, ये दो बार जीरो को टच कर रहा है, तो दो आपके रेडियल नोड्स आ रहे हैं यहाँ पे। गॉट इट? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी समझ आ गया?
रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन का स्क्वायर लेके आप उसको डिस्टेंस के साथ प्लॉट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और अगर मैं इसको कॉन्सेप्ट की टर्म में एक्सप्लेन करूं तो न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे एक यूनिट वॉल्यूम है हमारे पास। क्या है? एक यूनिट वॉल्यूम, कंसेंट्रिक शेल नहीं है। आप लोग सर क्वेश्चन में तो शेल पूछी गई, आप यूनिट वॉल्यूम पे कहां घूम रहे हो? समझो, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब होता है आर डिस्टेंस पे एक यूनिट वॉल्यूम है, उस यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी को जो बताता है वो है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो इट डजंट टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी इन शेल्स, इट टॉक्स अबाउट प्रोबेबिलिटी एट अ डिस्टेंस आर। ठीक है, मतलब इन यूनिट वॉल्यूम एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। समझ आ गई ये चीज? तो आर स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ स्मॉल वॉल्यूम डीवी नियर द पॉइंट एट विच आर इज मेजर्ड। अब बात करते हैं बच्चे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, इसको मैं पूरा लिखता हूं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों में डिफरेंस देखिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और दूसरी बार लिखा गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जब वर्ड आ जाएगा तब आप कहेंगे कि न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का एक शेल होगा, उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब अगर इसकी बात आप कर रहे हो तो वो डिस्ट्रीब्यूशन से डिफाइन होता है और इसके ग्राफ डिफरेंट है। जैसे डेंसिटी में एस का ग्राफ ऊपर से चला था, पी का ग्राफ नीचे से चला था, इसमें सारे ही ग्राफ नीचे से शुरू होते हैं। ठीक है, 1s का देखिए ऐसे जा रहा है, हाँ नोड कोई नहीं आ रहा क्योंकि जीरो को कट नहीं कर रहा है। 2s का एक बार जीरो को टच कर रहा है, उसके बाद ये पैरेलल चला जाएगा। 2p का ऐसा जा रहा है ना। तो 1s का ग्राफ देखो बिल्कुल स्टीपली राइज किया। ओके, 1s का ग्राफ देखिए बिल्कुल स्टीपली राइज कर रहा है। 2s का ग्राफ थोड़ा ग्रेजुअली राइज कर रहा है, उतना स्टीप नहीं था, बिल्कुल क्लोज नहीं था न्यूक्लियस के। 2s का थोड़ा दूर से फिर राइज किया, तो शेप में थोड़ा डिफरेंस है। 3s का देखिए एक टप्पा खा रहा है, दूसरा टप्पा खा रहा है, ये इस तरीके से। तो ये दो बार आपके रेडियल नोड्स आ रहे हैं। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ सर हमेशा जीरो से ही क्यों शुरू होते हैं? चलिए इस बात को भी समझते हैं। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस dr फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अब देखो r डिस्टेंस पे जो आपकी प्रोबेबिलिटी थी यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना क्या थी? आर स्क्वायर। तो बेटा अगर यूनिट वॉल्यूम में आर स्क्वायर थी तो 2 यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाएगी सर? 2 आर स्क्वायर। 10 यूनिट वॉल्यूम में कितनी हो जाएगी सर? 10 आर स्क्वायर। तो इतनी वॉल्यूम में कितनी हो जाएगी? क्योंकि उस शेल का जो वॉल्यूम है वो है मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो एक यूनिट वॉल्यूम में मिलने की संभावना अगर आर स्क्वायर है तो इतनी वॉल्यूम में मिलने की संभावना क्या होगी? उसको उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम ऑफ द शेल। ठीक है, एक सेकंड यहां थोड़ा सा, यस ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो बेटा आर स्क्वायर का जो ग्राफ था, एस की बात कर रहा हूं मैं, फॉर एस ऑर्बिटल, वो ऐसा आ रहा था, राइट? ऊपर से स्टार्ट हो रहा था, ऐसा आ रहा था, यस। और अगर मैं नॉर्मल, ये डिस्टेंस है, मैं आर स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करूं तो पैराबोलिक आएगा। तो आर स्क्वायर का ग्राफ पैराबोलिक इस तरह से आएगा। तो ये जो आपकी टर्म है इसमें आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर दोनों है, स्मॉल आर इज योर डिस्टेंस। ठीक है, तो जब इसका नेट ग्राफ देखा जाएगा तो वो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा कुछ ऐसा। और इस पूरी टर्म को अगर मैं r इज इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करूं तो ये क्या हो जाएगी? 0। फिर चाहे वो s के लिए हो चाहे वो p के लिए हो, तो ये पूरी टर्म व्हेन r इज 0 बिकम 0। दैट इज वाई चाहे s हो चाहे p हो चाहे d हो, कोई भी हो, इसका ग्राफ हमेशा 0 से ही शुरू होता है। समझ आ गई चीज? तो जब भी आप इस तरह का होगा आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ आपको पूछा गया है। अब हम क्वेश्चन का ऑप्शन देख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ है। यार इस तरह का ग्राफ कभी नहीं आता, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ कभी भी ऊपर से शुरू नहीं होते। और ऐसा ग्राफ तो हमने कभी नहीं पढ़ा ये हवा में अटक जाए, तो ये गलत हो गया आपका। सेकंड ये वाला, हाँ ऐसा हो सकता है, पर हमें पूछा किसके लिए, क्या है? 1s के लिए। ओके, थर्ड वाला ऐसा सिमेट्रिकल ग्राफ तो नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये वाला भी नहीं, क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ है। तो आंसर इज बी ऑप्शन।
तो जिनको पता है उनके लिए इट्स वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई क्या करना है, कैसे करना है। जिनको नहीं आइडिया, आई थिंक इस वीडियो के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी का फंडा क्लियर होगा। ठीक है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और कौन कौन से क्वेश्चन आप बोल सकते हो। सर इस जेई एडवांस में ये क्वेश्चन नंबर था जिसमें इस तरह की चीज़ पूछी गई है कमेंट्स में, तो आई ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन दोज। ओके, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा परेशान होते हैं। बिकॉज इस सीरीज़ का पर्पज़ ये नहीं है कि आपको सिर्फ सोल्यूशन देना है, सोल्यूशन तो आपको हर एक किताब में मिल जाएगा, दुनिया भर के सोल्यूशन है। पॉइंट है कि हम उस सॉल्यूशन पे पहुंचे कैसे, ऐसा ही क्यों किया, है ना। बच्चा बोलता है सर मुझे ये सॉल्यूशन नहीं पता, कि ऐसे क्यों किया सर, कैसे, हमें कैसे पता लगेगा। हमें पता लगेगा जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं एंड यू लाइक माई टीचिंग, आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, यू वांट टू सपोर्ट माई एफर्ट्स, तो आप पीटी लाइव कोड, मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।